हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस क्लास में मरकरी वेपर लैंप। तो मरकरी वेपर लैंप का जो प्रकार में क्लासिफिकेशन है बांटा गया है, तो अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। एक मरकरी वेपर लैंप जो हाई प्रेशर पर ऑपरेट होता है, जिसमें वायुमंडलीय दाब के अनुसार जो गैस भरे जाते हैं उसकी दबाव की मात्रा ज़्यादा होती है, और दूसरा जो बल्ब होता है उसमें दबाव की मात्रा कम रखी जाती है, जैसे लो प्रेशर लैंप होता है। तो ये सब जितने भी लैंप है उच्च क्षमता में अधिक प्रकाश देने वाले लैंप हैं। तो जो हाई प्रेशर लैंप होता है, इन सब का यूज हम लोग बड़े बड़े औद्योगिक स्थानों पर बड़े क्षेत्रों में कार्यों में करते हैं। और दूसरा जो लो प्रेशर लैंप या फ्लोरेसेंट लैंप या ट्यूबलाइट जो है, यह फ्लोरेसेंट लैंप या ट्यूबलाइट जो होता है उचित स्थानों पर घरों में, स्टडी रूम में या डोमेस्टिक पर्पज से इसका यूज किया जाता है। तो इस आधार पर ये जो फ्लोरेसेंट लैंप हुआ। अब जो हाई प्रेशर लैंप है, इस लैंप में जो क्लासिफिकेशन किया गया है आधार पे, पहला जो है मरकरी आर्गन लैंप है। इसमें क्या है, मरकरी आर्गन लैंप है। पहला जो लैंप है मरकरी आर्गन लैंप कहलाता है अपना, और जिसे हम लोग एमए लैंप कहते हैं। फिर दूसरा जो है मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप, दूसरा जो है मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप है। और जो तीसरा है इसमें मरकरी वेपर लैंप है। इसमें तीसरा कहलाता है मरकरी वेपर लैंप। ये तीन लैंप के बारे में हम लोग तीनों लैंप के बारे में समझेंगे। और पिछली क्लास में हमने क्या फ्लोरेसेंट लैंप जो लो प्रेशर लैंप है, इसकी पूरी फंक्शन, कार्य प्रणाली, संरचना, हर चीज के बारे में बता दिया हूँ कि कैसे काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं इस चित्र में जो आपको फिगर में ये दिखाई दे रहा है, वह है बल्ब मरकरी आर्गन लैंप है। यह बल्ब क्या है, मरकरी आर्गन लैंप है। तो इस बल्ब में की संरचना, कार्य प्रणाली, फंक्शन के बारे में पूरी दक्षता के साथ हम लोग समझेंगे कि ये बल्ब कैसे कैसे काम करता है। तो इस बल्ब में सर्वप्रथम संरचना की बात करते हैं। तो इस बल्ब में बायोनेट कैप का यूज नहीं किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, आप लोगों का गोलियत एडिशन स्क्रू कैप। इसमें क्या किया गया, गोलियत एडिशन स्क्रू कैप का यूज किया गया है। तो जो स्क्रू कैप होता है इसमें चूड़ीदार यूज किया जाता है। अब बायोनेट कैप जो होता है, जो पिन आकार में, जो हम लोग होल्डर में पिन आकार में फंसाते हैं। तो जो 200 वाट के बल्ब होते हैं, 200 वाट के बल्ब के लिए हम लोग 200 वाट मतलब 200 के अंदर रहेगा, 2 या 100 वाट, 200 वाट, तो हम लोग क्या करते हैं, बायोनेट कैप का यूज करते हैं। जो कैप रहेगा वो पिन आकार में फंसाया जाएगा। लेकिन जब 200 वाट से जैसे ऊपर जाओगे तो वहाँ पे गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर का यूज किया जाता है। तो वहाँ पे चूड़ी आकार में रहेगा, वो क्या होगा, चूड़ी आकार में स्क्रू कैप यूज किया जाता है। तो इस प्रकार का जो लैंप होगा इसको पता चल जाता है कि 200 वाट से अधिक है ये। तो अब हम लोग समझेंगे कि इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। तो इसमें दो बल्ब जो कांच लगा हुआ, इसमें दो कांच हैं जो हार्ड ग्लास के बने होते हैं, क्रूक्स कांच जैसे होते हैं, जो अधिक तापमान सह सके। तो इस आधार पे यह होता है कि इसमें दो कांच लगे होते हैं। जो बाहरी सतह का इसमें कांच लगा होता है, और दूसरा जो होता है इनर फेस पे होता है। तो बाहरी सतह और इनर फेस में दोनों के बीच में वैक्यूम क्रिएट होता है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की गैस नहीं भरी गई। पहला तो ये हो गया, जो ये पॉइंट दिख रहा है जो आपका कांच हो गया, दूसरा ये कांच है। तो इन दोनों के बीच में जो ये हमारा खाली स्थान दिख रहा है, इसमें क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। इसमें किसी भी प्रकार की गैस नहीं भरी गई होती है। तो वैक्यूम इसलिए रखते हैं कि जो बाहरी का तापमान है, जैसे मान लो इसमें बल्ब में हीट डेवलप होगा, तो हीट का जो प्रदान होगा वह अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ न जाए। तो इस प्रकार से एक प्रकार का क्या होता है, एक सिस्टम बनाया गया है कि जो तापमान का परिवर्तन होता है, वह तापमान का परिवर्तन ज़्यादा ना हो, ज़्यादा क्या हो, ना हो। तो इस आधार पे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। यह देखते हैं कि जो अंदर का कांच है, इसमें इस कांच में देखते हैं कि इसमें दो मेन इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं, ये मेन इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। और जो एक तीसरा इलेक्ट्रोड है, यह स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड कहलाता है, जो इसमें दिखाई दे रहा है। ये जो तीसरा इलेक्ट्रोड है, यह कहलाता है स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड। तो इस इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में एक हाई रेजिस्टेंस ऐड कर दिया जाता है। तो इस क्या करते हैं, ये जो तीसरा इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का रेजिस्टेंस यूज कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो बल्ब के अंदर है, इसमें क्या है, मरकरी और आर्गन, इसमें क्या है, मरकरी और आर्गन का गैस फिलअप किया गया है। इसमें क्या है, मरकरी का जैसे वाष्प हो गया, और आर्गन गैस जो अक्रिय गैस है, इन गैसों का मिश्रण करके यहाँ पे फिलअप कर दिया जाता है। और अब इस चीज के बारे में हम लोग समझेंगे कि ये कैसे कैसे होता है। अगर इसमें देखा जाता है
कि एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है, एक चोंक लगा होता है, एक कैपेसिटर भी लगा होता है। तो चोंक का काम होता है कि प्रारंभिक अवस्था में उच्च वोल्टेज को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए यहाँ पे चोंक लगा दिया गया है। और दूसरा जो कैपेसिटर यहाँ पे लगाया गया है मेन सप्लाई के समांतर में, इस कैपेसिटर का काम होता है पावर फैक्टर को सुधारना। तो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया जाता है। और दूसरी चीज यहाँ पे जो चोंक लगाया गया है, चोंक का काम होता है कि स्टार्टिंग में उच्च वोल्टेज प्रदान करना, जिसके कारण इसमें क्या होता है कि गैस डिस्चार्ज या इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया चालू हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया होने के बाद इसमें प्रकाश मुक्त होना चालू हो जाता है। अब इस हम लैंप की बात करते हैं कि यह जो लैंप होता है पूर्ण प्रकाशित होने में, यह जो लैंप है वह पूर्ण प्रकाशित होने में 3 से 5 मिनट का समय लेता है। 3 to 5 मिनट, 3 से 5 मिनट का समय लेगा। अगर यदि देखा जाता है कि एक बार बल्ब ऑन करने के बाद यदि बल्ब बुझ जाता है, जैसे ऑन करने के बाद यदि बल्ब बुझ गया तो वह भी 4 से 5 मिनट का समय फिर लगेगा। 4 to 5 मिनट का टाइम क्या करता है, फिर से यह लेता है कि पुनः बल्ब को प्रकाशित होने में यह क्या करेगा कि फिर से इतना टाइम यह लेगा। और एक चीज हम लोग ये देखते हैं कि अगर इसमें बल्ब में 250 वाट का बल्ब है तो जो कैपेसिटर लगाया जाएगा वो 2.5 माइक्रोफैरड, मतलब 250 वाट बल्ब के लिए जो कैपेसिटर लगाया जाएगा वह 20 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यहाँ पे लगाते हैं। यदि जो बल्ब है 400 वाट का है, 400 वाट का है, जो कैपेसिटर लगाया जाएगा वह 33 माइक्रोफैरड का। ये कैपेसिटर जो लगाया जा रहा है, अगर 250 वाट का जो बल्ब है तो उसमें 20 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाएंगे। यदि यही देखा जाता है कि 400 वाट का बल्ब है तो वहाँ पे क्या होता है 33 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाया जाता है। अब इस बल्ब की अगर दक्षता की बात की जाए तो इस बल्ब की जो दक्षता होती है वह 30 से 40 लुमेन प्रति वाट होती है। जो प्रदीपन इफिशियंसी है इसकी वह कितना है, 30 to 40 ल्यूमेन प्रति वाट, 30 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट होता है इसका, इसकी इफिशियंसी, प्रदीपन इफिशियंसी कितना होती है, 30 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। अब इस लैंप के बारे में हम लोग थोड़ा सा कार्य फंक्शन के बारे में समझेंगे कि ये कार्य कैसे करता है, यह कैसे कार्य करेगा, इसके कार्य प्रणाली के बारे में समझेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे जैसे 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई दोगे 230 वोल्ट जाएगा। जब 230 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे दिया जाएगा तो ये सप्लाई क्या होता है, इलेक्ट्रोडों के मध्य में स्पार्क उत्पन्न होना चालू हो जाए। जैसे सप्लाई आई तो इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या होगा, स्पार्किंग होना प्रारंभ हो जाता है। ये जो उच्च प्रतिरोध लगा हुआ है, तो उच्च प्रतिरोध के माध्यम से आर्गन जो गैस है, इसमें जो आर्गन गैस फिलअप किया गया है, तो इस उच्च प्रतिरोध के माध्यम से इस आर्गन गैस, जो इसमें आर्गन गैस है वह गर्म होना चालू हो जाता है। मतलब क्या होता है, आर्गन गैस जब गर्म होगा तब इस गैस में गर्म होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया चालू हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया चालू हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया चालू हो जाती है तब यह गैस एक प्रकार के चालक की भांति काम करने लगेगा। क्या होगा, चालक की भांति काम करना चालू हो जाता है। तो चालक की भांति ये काम करना चालू हो जाएगा तो इसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलना चालू हो जाएगा। जब इसमें ऊष्मा निकलना चालू हो जाएगा, ऊष्मा के साथ साथ इसमें क्या होता है, प्रकाश निकलना चालू हो जाता है। इसमें क्या होता है, प्रकाश निकलना चालू हो जाता है। तो यही चीज इसका कार्य होता है। सिंगल फेज 230 वोल्ट सप्लाई दीजिए एसी, सप्लाई देने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोडों का मध्य स्पार्क होगा, मतलब 230 वोल्ट एसी दिए सप्लाई देने के बाद इलेक्ट्रोड के मध्य क्या होगा, इलेक्ट्रोड के मध्य क्या होगा, स्पार्क उत्पन्न होगा। जब स्पार्क उत्पन्न होगा, जब इलेक्ट्रोडों के मध्य स्पार्क उत्पन्न होगा, वो किसके कारण, हाई रेजिस्टेंस के कारण, हाई रेजिस्टेंस के कारण। जब हाई रेजिस्टेंस के कारण स्पार्क उत्पन्न होगा तब इसमें क्या होता है कि स्पार्क के कारण क्या होगा, आर्गन गैस गर्म होगा। आर्गन गैस क्या होगा, फिर आर्गन गैस जो होगा गर्म हो जाएगा। जब आर्गन गैस गर्म हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज प्रक्रिया चालू हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज प्रक्रिया चालू हो जाता है तो क्या होता है कि इसमें
प्रकाश उत्पन्न होना चालू होगा। क्या होगा? प्रकाश उत्पन्न चालू होगा। आर्गन गैस गर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ। जो गर्म होता है, गर्म होने के बाद ये चालक की भांति काम करने लगता है। गर्म होगा तो ये क्या होगा? गैस चालक की भांति काम करेगा। जब चालक की भांति बन जाता है तो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग होगा, इसके द्वारा प्रकाश उत्पन्न होना चालू हो जाता है। फिर क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होना चालू हो जाता है। उत्पन्न होना चालू हो जाता है। जब यह इसमें प्रकाश उत्पन्न होना चालू हो जाएगा तो अब इस प्रकार से देखा जाता है कि जो इसकी दक्षता थी वह 30 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट था इस बल्ब का। ये जो फंक्शन होता इस बल्ब में कि हम लोग इसमें देखो इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं, ना कि फिलामेंट का। तो इलेक्ट्रोड के माध्यम से क्या करना है? सबसे पहले दोनों के मध्य स्पार्क क्रिएट होगा। स्पार्क क्रिएट होने की वजह से हाई रेजिस्टेंस, जब स्पार्क ज़्यादा क्रिएट हो गई तो तब इसमें क्या होता है कि हाई रेजिस्टेंस कारण जब आर्गन गैस गर्म होगा, आर्गन गैस जब ये गर्म होगा तो तब इसमें क्या होता है कि यह गैस चालक की भांति काम करेगा, और चालक की भांति काम करने के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। उसी इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद उसमें क्या होता है कि पारे का वाष्पीकरण भी प्रारंभ हो जाता है। जब पारे का वाष्पीकरण प्रारंभ होगा जिसके कारण क्या होगा कि आपका प्रकाश उत्पन्न होना चालू हो जाता है। अब इसमें जब प्रकाश उत्पन्न होना चालू हो जाता है तो प्रकाश उत्पन्न होने में इसमें बताया था मैंने कि 3 से 5 मिनट का समय लग जाता है। 3 से 5 मिनट का समय लग जाएगा प्रकाश उत्पन्न होने में। और जब प्रकाश एक बार मान लो बाई चांस सप्लाई कट गई, सप्लाई कटने के बाद फिर से उत्पन्न करना पड़ेगा। 4 से 5 मिनट का समय उतना ही लेगा। और यह बल्ब मैंने बताया 250 वाट का रहेगा। कितने माइक्रोफैराड? 400 वाट का रहेगा। कितने रहेगा? और इसकी दक्षता 30 से 40 लुमेन प्रति वाट है। अब एक चीज इसमें प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं कि एक चीज इसमें यह बुराई है, मतलब डिसएडवांटेज कह सकते हो कि इसमें स्ट्रोबोस्कोप प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जो इसमें प्रकाश होता है ना, इस प्रकाश को हम लैब के रूप में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश निकलता है, प्रकाश निकलने के साथ साथ इसमें क्या होता है कि जो कोई वस्तु है ना, घूमती हुई वस्तु उल्टा प्रतीत होना चालू हो जाती है। अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो गतिक अवस्था में वह वस्तु जैसे लगेगा, प्रतीत होगा आपके आंखों में कि यह वस्तु हमें उल्टा दिख रहा है। तो उल्टा वस्तु को उल्टा दिखने का जो प्रक्रिया होती है उसी का हम लोग कहते हैं स्ट्रोबोस्कोप। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोबोस्कोप प्रक्रिया कहते हैं। स्ट्रेबोस्कोपिक प्रभाव। तो ये चीज होता है। अब हम लोग अगर कोई चीज घूम रहा है, गति कर रहा है, तो वो चीजें अगर हमको विपरीत दिखना चालू हो जाएगा, मतलब लगेगा कि अपोजिट में वो कार्य चल रहा है, उल्टी दिशा में घूमते हुए प्रतीत होती है, जिसके कारण क्या होता है? दुर्घटना भी हो सकता है। और इसका उपयोग हम लोग कार्यशाला में नहीं कर सकते। तो इसका उपयोग हम लोग ना तो रंग का निर्धारण करने में भी बहुत दिक्कत होता है। भाई जो वस्तु उल्टी घूमते हुए प्रतीत होगी, तो अब उस चीज को इस प्रकाश के माध्यम से हम लोग कोई चीज का रंग का निर्धारण भी नहीं कर सकते। मतलब रंग का निर्धारण नहीं कर सकते। कैसे रंग का निर्धारण नहीं कर सकते हैं? निर्धारण नहीं कर सकते। ठीक, तो ये सब चीजें मतलब क्या है कि इसमें चीज में एक बुराई आ गई कि इसमें स्ट्रोबोस्कोपिक प्रक्रिया हो गई कि इस प्रकाश के माध्यम से जो वस्तु में प्रतीत होगी वह उल्टी गति करती हुई प्रतीत होती है। इसके कारण हम लोग इसका कोई भी वस्तु का रंग का निर्धारण नहीं कर सकते, ना तो इसका उपयोग लैब में कर सकते हैं। सिर्फ इसका उपयोग जहाँ बड़े बड़े स्टेडियम हो तो वहीं प्रकाश के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 30 से 40 लुमेन प्रति वाट होता है दक्षता। तो दक्षता ज्यादा होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज हम लोग बड़े बड़े पार्क हो गए, स्टेडियम जहाँ पे तेज प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसका यूज देखो हम लोग क्या करेंगे, स्टेडियम जैसे हो गए, पार्क हो गया, पार्कों में करते हैं जहाँ उच्च प्रकाश की आवश्यकता हो। समझो बस, जहाँ उच्च प्रकाश की आवश्यकता, उच्च प्रकाश की आवश्यकता, तो वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, इस बल्ब का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम अगले लैंप की बात करते हैं, मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप। अब जो अगला लैंप है अपना वह है मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप। तो इस लैंप के बारे में हम लोग कार्यप्रणाली और संरचना समझेंगे। तो इसके पहले जो आप लोग मरकरी आर्गन लैंप पढ़े, तो मरकरी आर्गन लैंप की संरचना में थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया गया और सब चीजें इसमें वही चीजें हैं। तो इसमें क्या किया गया, संरचना के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप, तो उसमें तो इलेक्ट्रोड यूज होता था लेकिन फिलामेंट नहीं यूज होता था। तो इसमें देखो एक चीज एक्स्ट्रा कर दिया गया कि इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड है,
एक यहाँ पे क्या किया गया है, फिलामेंट टंगस्टन का फिलामेंट यूज कर दिया गया है। यह क्या है, इसमें टंगस्टन का एक फिलामेंट यूज कर दिया गया है। और इसमें तीसरा जो स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड वो नहीं है। देखो इसमें पहले में था क्या, इसमें एक इलेक्ट्राटिंग स्टोर लगा हुआ था, स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड लगा हुआ था और ये दो मेन इलेक्ट्रोड थे। लेकिन अब इसमें बात देखा जाता है कि ये इसमें क्या है, ये दो मेन इलेक्ट्रोड हो गए और तीसरा जो है फिलामेंट यूज कर दिया गया, अर्थात इसमें स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड नहीं। और इसमें क्या किया गया है कि एक थर्मल स्विच का यूज किया गया है, थर्मल स्विच का यूज किया गया है। तो जो इसमें भी देखो, जो बल्ब में क्या है, एक बाहरी कांच है, एक अंदर की कांच है। तो जो बाहरी कांच और अंदर की कांच के बीच में देखो यहाँ पे एक थर्मल स्विच का यूज किया गया है। और इसमें भी क्या है, स्क्रू कैप का यूज किया गया, यहाँ पे भी क्या है, स्क्रू कैप का यूज किया गया, अर्थात ये 200 वाट से प्लस ही रहेगा। तो स्क्रू कैप का यूज करने का मतलब यह है कि बल्ब में 200 वाट से ऊपर जाएगा ये। अब क्या है कि यहाँ पे ना तो चोक का यूज किया गया, चोक हटा दिया गया है। और इसमें जो कैपेसिटर लगा था, कैपेसिटर हटा दिया गया। जब चोक और कैपेसिटर को हटाई देगा तो इनमें का हुए कि चाहे एसी पे चलावा चाहे अगर डीसी पे, ठीक बा। तो इसमें चाहे एसी पे चलाइए चाहे डीसी पे चलाइए, दोनों पे ये चलेगा। चूंकि अगर चूंकि रिएक्टेंस के कारण क्या होता था, डीसी में रिएक्टेंस जीरो होता है ना जी, एक्सएल जो होगा वो जीरो होता है। चूंकि एक्सएल क्या मान जीरो हो जाएगा, तो इसलिए अब क्या होता है एसी, तो हम लोग यहाँ चोक भी नहीं लगाए हैं, इसलिए यहाँ कैपेसिटर भी नहीं लगाए, इसलिए एसी और डीसी में दोनों में ऑपरेट करते हैं। अब इसमें भी जो अंदर का सरफेस होता है, आर्गन और नाइट्रोजन का भी गैस का मिश्रण करते हैं और पारे का भी मिश्रण इसमें रहता है। तो इसमें इन गैसों का मिश्रण करके यहाँ पे अंदर फिलअप कर दिया जाता है। अब इसमें एक बात देखा जाता है, जो चोक और कैपेसिटर का जो कार्य कर रहा है ना, वह इसमें फिलामेंट का काम होता है। इसमें चोक और कैपेसिटर का जो काम करना होता है वह फिलामेंट कर रहा है। तो फिलामेंट कैसे काम करता है, इस चीज के बारे में हम लोग इसकी पूरी कार्य के बारे में समझेंगे कि अब इसमें ये कैसे कार्य करेगा। अब इसमें देखते हैं कि जैसे मान लो अगर स्विच जब कांटेक्ट पॉइंट बना हुआ है तो परिपथ पूरी सप्लाई है। मान लो अगर परिपथ यहाँ पे देखो खुल गया, ये थर्मल स्विच खुल गया, तो सप्लाई यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगा। सप्लाई जो यहाँ से ये पॉइंट है, इस पॉइंट आधे भाग में नहीं जाएगा सप्लाई, चूंकि खुला है। लेकिन यहाँ तक सप्लाई तो पूरी जाएगी, ये सप्लाई पूरा पाथ कंप्लीट है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड के बीच कंप्लीट बन जाएगा, तो यहाँ सप्लाई जाएगी, इसी माध्यम से यहाँ पे ऑपरेट होगा। तो हम लोग इसमें समझेंगे कि यह कैसे कार्य करेगा, इस चीज के बारे में हम लोग समझेंगे इसमें बल्ब। अब इसके कार्य के बारे में समझेंगे कि यहाँ से चाहे एसी सप्लाई तो चाहे डीसी सप्लाई, जब विद्युत सप्लाई आएगा, जब यहाँ पे विद्युत सप्लाई आएगी, उस सप्लाई के कारण यह जो फिलामेंट है ना, ये फिलामेंट गर्म होगा। जब ये फिलामेंट गर्म होगा तो गर्म होने की वजह से, उस हीट की वजह से यहाँ पे दाब बढ़ेगा। तो ये इसमें फिलअप किया गया है मरकरी, आर्गन, नाइट्रोजन का जो मिश्रण करके इस अंदर फिलअप किया गया है। तो इनमें कारण क्या होता है कि जो फिलामेंट का हीट होगा, उस हीट के कारण क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो अंदर क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो इसी कारण क्या होता है, इसमें दाब बढ़ेगा। दाब बढ़ने की वजह से इसमें भी क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होना चालू हो जाता है। इसमें भी क्या होगा, प्रकाश उत्पन्न होना चालू हो जाता है, कि मतलब जो फिलामेंट है, फिलामेंट के कारण हीट डेवलप होगा। उसी हीट के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया अंदर वाले बल्ब में चालू हो जाता है। जब अंदर वाले बल्ब में इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया चालू हो जाएगा, मतलब दाब बढ़ेगा, तो इसके कारण प्रकाश उत्पन्न होना चालू हो जाता है। तो उस केस में देखा जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो शुरुआत में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ होगी, ये थर्मल स्विच क्या होगा, ओपन हो जाएगा। जब थर्मल स्विच यह ओपन हो जाएगा तो वोल्टेज का मान फिर क्या होता है, घट जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग उच्च वोल्टेज चाहिए, तो उच्च वोल्टेज चाहिए तो उस समय क्या होता है, स्विच दूसरी भांति ऑपरेट होगा। अब जब डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो स्विच ओपन हो जाएगा। जब स्विच ओपन हो जाएगा तो इस परिपथ में यहाँ से बताया कि मैंने, यहाँ पे विद्युत सप्लाई धारा नहीं जाएगा, मतलब डिस्चार्जिंग दर थोड़ा सा घट गई। तो डिस्चार्जिंग दर थोड़ा सा जब घट जाती है तो उसके कारण वोल्टेज घट जाता है। तो वोल्टेज घट जाता है, तब इसके बाद क्या करता है, ये प्रॉपर तरीके से ऑपरेट होना चालू हो जाता है। तो ये इसकी कार्य प्रणाली होती है। इसी तरीके से ये बल्ब क्या होता है, कार्य करता है। अब इस बल्ब में देखा जाता है कि जो बल्ब की होती है वह 200 से 250 वाट का, या कह सकते हैं 300 से 500 वाट, 500 वाट का भी बनाया जाता है। तो इस तरीके से लगभग ये जो बल्ब की संरचना वह 300 से 500 वाट, 300 वाट के बनाए जाते हैं, 500 वाट के भी बनाए जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि चलाया जाता है। और यहाँ पे सप्लाई जो होता है 220 तो 230 मान लो, 230 वोल्ट एसी अथवा डीसी, एसी ऑब्लिक डीसी, इस तरीके से यहाँ पे विद्युत सप्लाई दिया जाता है। और इस लैंप में एक खासियत ये हो गई
कि इसमें स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव नहीं है। जो पहले वाले बल्ब में था क्या, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव, स्ट्रेबोस्कोपिक स्ट्रेबोस्कोपिक, तो वो प्रक्रिया होता था। अब इसमें क्या है, ये प्रक्रिया नहीं होती इसमें, मतलब कोई भी अगर वस्तु जो गति कर रही हो तो उल्टा प्रतीत होना दिखेगा नहीं। तो ये इसमें क्या होता है, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रक्रिया इसमें नहीं होती है। जो यह हमारा क्या कहलाता है, मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप। अब इस बल्ब के बारे में अगर देखा जाता है तो इस बल्ब का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, सजावटी कार्यों में किया जाता है। सजावटी कार्यों में, सजावटी कार्यों में करते हैं। तो ये चीज होती है इसमें, इस बल्ब की जो प्रॉपर्टी है, फंक्शन है, कार्य है, कैसे करता है। और इसमें एसी और डीसी दोनों पर ऑपरेट कर सकते हैं। और इसमें स्ट्रोबोस्कोप प्रभाव जो होता है वह प्रक्रिया नहीं होती है। अब हम लोग अगले लैंप के बारे में बात करेंगे कि अगला जो लैंप है वह कैसे कार्य करेगा, जिसे हम लोग जानते हैं कि जो अगला लैंप है वह है मरकरी वेपर लैंप। अगला जो लैंप है वह है मरकरी वेपर लैंप। अब हम अगले बल्ब के देखते हैं कि मरकरी वेपर लैंप होता है। तो ये बल्ब जो होता है वह भी क्या है कि मरकरी आर्गन लैंप के जस्ट पूरा समान है। यह क्या है, यह बल्ब भी जो होता है मरकरी आर्गन लैंप के समान होता है। इसकी जो कार्य फंक्शन है वह क्या मरकरी आर्गन लैंप के समान होता है। अब इसकी संरचना की बात हम लोग करते हैं तो इसमें देखो जो कैप यूज किया गया बायोनेट कैप है कि नहीं, देखो इसमें पिन लगा हुआ है, तो पिन के माध्यम से इसको फंसाया जाएगा। और ऊपर का जो पॉइंट है उसमें क्या होता है, उस पॉइंट से एक हम चोक को कनेक्ट करते हैं। तो जो चोक का कनेक्शन किया जाता है यह हमारा क्या होता है कि उच्च वोल्टेज को क्रिएट करना प्रारंभिक अवस्था में, और इसके बाद जब कार्यरत अवस्था में आ जाती है तो वोल्टेज को घटा देता है। और ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो जहाँ पे चोक कैपेसिटर लगेगा वहाँ पे एसी सप्लाई दिया जाएगा। तो कैपेसिटर का काम होता है पावर फैक्टर को बढ़ाना, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि कैपेसिटर का यूज किया जाता है, यहाँ पे एसी सप्लाई दिया जाएगा। इसके पहले जो मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप आप लोग पढ़े तो उसमें देखो एसी और डीसी दोनों था, चूंकि वहाँ पे चोक और किसी प्रकार के देखो यहाँ पे ना तो चोक है न तो आपका कैपेसिटर लगा, इसलिए यहाँ पे एसी और डीसी क्या होता था, दोनों में यूज किया जाता था। अब हम लोग देखते हैं कि जो यह मरकरी वेपर लैंप है, तो मरकरी वेपर लैंप की जो कार्य प्रणाली है वह मरकरी आर्गन लैंप के पूरा एकदम एग्जैक्ट समान है। अब हम लोग देखते हैं कि यह भी क्या होता है, इसमें भी जो कांच के सतह हैं, एक बाहरी आवरण जो हार्ड ग्लास का बना होता है, और दूसरा जो होता है अंदर का ये दूसरा जो ग्लास है, इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग ट्यूब यह 5 सेमी लंबा होता है। इसमें जो ट्यूब की लंबाई होती है लगभग 5 सेमी। तो जो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग ट्यूब है इसकी लंबाई क्या होती है, 5 सेमी। इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग ट्यूब की लंबाई में 5 सेमी लगभग रखा जाता है, 5 सेमी। तो इस वक्त क्या होता है, इसी ट्यूब में इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो इसमें जो हमारे क्या है कि ये ग्लास स्ट्रीम हो गई, इसी में क्या हो कनेक्टिंग वायर आया हुआ है, ये कनेक्टिंग वायर आया हुआ है। तो इस वायर में एक हमारे इलेक्ट्रोड हो गए, दो मुख्य इलेक्ट्रोड हो गए, यहाँ पे दो मुख्य इलेक्ट्रोड हो गए, एक हमारा क्या स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड हो गया। और इसी इलेक्ट्राटिंग स्टोर से क्या किया गया है, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है। तो हाई रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे कनेक्शन किया गया है इस वाली इलेक्ट्रोड से। अब क्या होता है कि इस तरीके से इसमें भी क्या करते हैं, जो अक्री गैस होता है और मरकरी और अक्री गैसों का मिश्रण करके इसमें जो डिस्चार्जिंग ट्यूब है, इस डिस्चार्जिंग ट्यूब में फिलअप कर दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया ट्यूब होती है, इसमें भी क्या करते हैं इनर्ट गैस को फिलअप कर देंगे। तो जो यह कांच होता है वह क्रूक्स कांच का बना होता है। क्रूक्स कांच में क्या होता है कि जो टेम्परेचर बियरिंग क्षमता होगी, और दूसरी चीज ये कह सकते हैं कि अधिक तापमान और अधिक दाब सह सकने के लिए यह क्वार्टेज या क्रूक्स कांच बोलते हैं, तो क्वार्टेज कांच का बनाया जाता है। तो यह क्वार्टेज और क्रूक्स कांच के डिजाइन किए थे जो अधिक ताप और अधिक दाब सह सके। ये चीज जान लो, यह क्या है अधिक ताप मतलब टेम्परेचर भी अधिक बियर कर सके, और दूसरा प्रेशर भी क्या हो अधिक बियर कर सके। इसलिए इसका जो निर्माण किया जाता है वह होता है क्वार्टेज कांच का कहलाता है, मतलब क्वार्टेज कांच का बना होता है। क्वार्टेज कांच इस तरीके से क्या करते हैं, क्वार्टेज कांच के माध्यम से बना करके यहाँ पे
डिजाइन किया जाए तापमान का, क्योंकि हमें हीट भी डेवलप होता है। अब क्या होता है, जैसे विद्युत सप्लाई दोगे, विद्युत सप्लाई आने के बाद इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रोडों के मध्य स्पार्क क्रिएट होगा। वही स्पार्क क्रिएट होने की वजह से अब इसमें क्या होता है कि हीट डेवलप होगा। हीट डेवलप होने की वजह से क्या होता है, इसमें जो इनर्ट गैसें आखिरी गैसें बनी हुई, वह आखिरी गैसों में इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जब इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती तो दाब बढ़ता है। दाब बढ़ने के साथ साथ इसमें क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होना चालू हो जाता है। तो वही इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया का मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है ये मुक्त होना चालू हो जाते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि जो गैस भरा हुआ है वह एक प्रकार के चालक की भांति काम करेगा। तो इस कारण से क्या होता है, जब यहाँ से प्रकाश उत्पन्न होना चालू हो जाता है तो प्रकाश जब इमिट होगा तो उसके कारण क्या होता है, उस प्रकाश का यूटिलाइजेशन किया जाता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ये जो बल्ब होता है, ये जो बल्ब डिजाइन किया गया है, यह 80 वाट तथा 125 वाट तक 80 वाट से 125 वाट तक 125 वाट तक बनाए जाते हैं। मतलब हमने बताया था कि 200 वाट का अंदर रहेगा तभी तो यहाँ पे पिन यूज किया जाएगा। तो इसलिए क्या है, 125 वाट तक यहाँ पे बल्ब को बनाया जाता है। तो इसका यूज हम लोग अगर देखा जाए, बात करते हैं कि इसका यूज जैसे चौराहा हो गया, उद्योगशाला हो गया, उत्सव, इसको मान लो कोई उत्सव है, शादी ब्याह हो गई, तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ का यूज करेंगे। तो ये चीज़ जान लीजिए, उद्योगशाला में अगर इसका यूज देखा जाए तो उद्योगशालाओं में वहाँ पे करेंगे, उद्योगशाला में। और दूसरा चीज देखते हैं कि जैसे उत्सव स्थल चौराहा हो गया, चौराहा, उद्योगशाला, हाँ, और दूसरे उत्सव हो गया। इस चीजों में क्या करते हैं, वहां वहां पे इन सब चीजों का यूज किया जाता है। अब एक चीज हम लोग देख लेते हैं, ये जो बल्ब होता है इसमें जो दाब भरा जाता है वह 5 से 10 वायुमंडलीय दाब पर, मतलब इसमें जो दाब गैस फिलअप किया गया है इसमें, यह 5 से 5 to 10 वायुमंडलीय दाब पर, 10 वायुमंडलीय दाब पर भरा जाता है। इसमें क्या होता है, 5 से 10 वायुमंडलीय दाब पर, इतने दाब पर क्या होता है कि इसमें भरा जाता है। और इसकी दक्षता की बात की जाए तो वह लगभग 32 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। प्रदीपन एफिशिएंसी बात किया जाए तो 32 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। इस चीज के बारे में, ये इस चीज की क्या होती है कि पूरी प्रॉपर्टी है कि यह कैसे कैसे फंक्शन काम करेगा। इसके सेम जो कार्य करने का प्रोसेस है, मरकरी आर्गन लैंप होता है उसी तरीके से काम करता है। तो अगला हम जो अब देखते हैं कि जो पॉइंट है, अब इस चीज में यही होता है कि जो यहाँ पे चोक लगा है, चोक का काम, कैपेसिटर काम मैंने बता दिया पूरा। और जो यहाँ पे कैप होता है वो क्या, बायोनेट कैप यूज किया गया, क्योंकि बायोनेट कैप वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे 200 वाट से कम होता है। अगर 200 वाट से अधिक बल्ब बनाओगे, डिजाइन करोगे, चूंकि वहाँ पे हीट भी ज्यादा डेवलप होगा, तो हीट ज्यादा डेवलप होगा तो वहाँ पे चूड़ीदार का यूज करते हैं, चूड़ीदार कैप का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो अब ये चीज होता है कि इन सब चीजों के कार्य फंक्शन के बारे में मैंने बता दिया, तीनों बल्ब के बारे में। और जो लोग पिछली क्लास अगर नहीं किए हैं तो पिछली में जा करके आप लोग उस चीज के बारे में पूरा अध्ययन कर सकते हैं। इसकी फंक्शन कार्य प्रणाली, जितनी बल्ब है, बल्ब के पूरे प्रॉपर्टी, उनके प्रकार, उनके कार्य फंक्शन, इन सब चीजों के बारे में बता दिया गया है। और एक चीज ये जान लो कि जो जो प्रकाश का कलर होता है, अगर ये देखा जाता है कि ये जो दिन जैसा प्रकाश उत्पन्न करता है, ये जो बल्ब होता है वो दिन जैसा प्रकाश उत्पन्न होता है। अगर इस बल्ब में जो वाष्प होता है और गैस फिलअप किया था, अगर इनका गैस और वाष्प को बदलोगे, मतलब दूसरे प्रकार से यूज करते हो, तो इनकी प्रकाश जो होता है, प्रकाश में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लो अगर दिन जैसा प्रकाश दिख रहा है तो अगर गैस अलग कर दोगे, वो प्रकाश कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जो प्रकाश का कलर का चेंज होता है, मतलब जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है वो बदल जाती है। तरंग दैर्ध्य बदलने की वजह से क्या होता है, प्रकाश का कलर चेंज होगा, और प्रकाश का कलर चेंज होगा तो और अलग अलग कलर में हमको दिखाई देने लगता है। ये चीज होता है कि आपका जो मरकरी लैंप है, जितने भी डिस्चार्जिंग प्रक्रिया के द्वारा ऑपरेट होता है, ये इसके पूरे फंक्शन है।